नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भारत जापान के बीच ऐतिहासिक असैन्य परमाणु करार, गैर एनपीटी देश से पहली बार समझौता, प्रधानमंत्री का खुली अर्थव्यवस्था बनाने का भरोसा। सतलुज लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पंजाब में विरोध हुआ तेज, कांग्रेस के 42 विधायकों का इस्तीफा, बादल सरकार की राष्ट्रपति से दखल की मांग। दो दिन से बंद एटीएम आज से चालू, लेकिन पैसे न होने से लोगों में गुस्सा, 10,000 से ज्यादा रेल टिकट का रिफंड खातों में। शेयर बाजार 4.5 महीने के निचले स्तर पर, सेंसेक्स 700 अंक गिरा, रुपए में कमजोरी का बाजार पर असर। राजकोट टेस्ट में भारत की ठोस जवाब, पहली पारी में 4 विकेट पर 319 रन, मुरली विजय और पुजारा का शतक। और आइए देखते हैं पहली खबर। सतलुज यमुना लिंक नहर पर पंजाब में राजनीतिक भूचाल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब सरकार जहां राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट की राय न मानने की गुहार लगाएगी, वहीं कांग्रेस के विधायकों ने आज विधानसभा से इस्तीफा सौंप दिया। उधर हरियाणा के राजनीतिक दलों का कहना है कि राज्य को उसका हक मिलना चाहिए। सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता राज्य के हिसाब से अपना रुख तय कर रहे हैं। पंजाब में सरकार चला रही शिरोमणि अकाली दल अब राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं मानने की गुहार लगाएगी। अभी पंजाब के असेंबली का सेशन हमने 16 को बुलाया है। उसके बाद हम हमारी कैबिनेट राष्ट्रपति जी को मिलेंगी कि उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो एडवाइस है कोर्ट की वो एक्सेप्ट ना करें। तीसरी बात, हम पंजाब की रैली कर रहे हैं, यहाँ जनता की कोर्ट में लेके जाएंगे। पंजाब को जितना मिल रहा था उससे कम हो रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसको बचाने के लिए हमें ये जो है किसान को मजबूत करना हो और उसके लिए पानी चाहिए, और पानी इसीलिए हम किसी को भी देने की समर्था में नहीं। पंजाब कांग्रेस के सभी 42 विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा सचिव को इस्तीफे सौंप दिए। पार्टी ने अकाली बीजेपी सरकार पर पंजाब के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया और आंदोलन करने का ऐलान किया। This decision is going to affect the lives of millions of our Punjabis, and therefore it is essential that before any decision is taken on the quantum of water, a tribunal must be set up to find out what is the water available. If there is no water, how can you distribute it? आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जब केंद्र में अकाली बीजेपी सरकार है, पंजाब में अकाली बीजेपी सरकार है, तो उनको चाहिए कि पंजाब के साथ न्याय कराए। यहाँ तक कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ड्रामा कर रहे हैं, जबकि इस पंजाब के पानी के क्राइसिस के लिए कांग्रेस पूरी तरह जिम्मेदार है। उधर हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट की सलाह का स्वागत कर रहे हैं। हरियाणा का जो इलाका पैसा है 33%, हरियाणा के किसानों को 1000 करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है। अब एक न्याय मिलने की उम्मीद हुई है और उनको बड़े मन के साथ ये देना चाहिए। ये पानी हमारे हक का है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना एक एक बूंद लेके रहेंगे। अगर ये इसी वास्ते मैं कहता हूँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू कर देना चाहिए, और अगर हरियाणा के हित के साथ खिलवाड़ की गई तो ये हरियाणा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनको समझना चाहिए कि ये हरियाणा के सालों सालों के संघर्ष की, खून पसीने की कमाई है। ये हरियाणा का पानी है, ये हरियाणा का हक है, ये हरियाणा का अधिकार है, ये हमारा पानी है। अब इसे उनको देना होगा, चाहे वो अब बात खून बहाने की करें या ना करें, अब उससे कोई ज्यादा फर्क लंबा चौड़ा पड़ता नहीं है। हमारा पानी है, हमें मिलकर के रहेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब को एक तरफा कानून बनाकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच जल बंटवारा समझौता रद्द करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की बात भी कही थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर फोन लाइन पर। राहुल जी, जिस तरीके से यह फैसला और उसके बाद दोनों ही राज्यों में, खासतौर पर पंजाब में जो रिएक्शन इस वक्त दिख रहा है,
तमाम राजनीतिक पार्टियों का। इसे कैसे देखा जाए और क्या माना जाए कि सियासत हावी होती दिख रही है इस मुद्दे को लेकर, और कोर्ट का फैसला हो उसके बाद भी सियासतदान उससे पीछे नहीं हट रहे? प्रश्न ये केवल शुद्ध राजनीति हो रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सबको पता है, हमको आपको भी, कि चुनाव होने वाले हैं तो सब दलों के ऊपर उस चुनाव का दबाव है और सब पंजाब की जनता को उनके हितों के लिए सबसे ज्यादा गंभीर दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये इससे जो बहुत बड़े मुद्दे निकल रहे हैं, ये मामला संवैधानिक मुद्दा है। ये किसी सरकार ने फैसला नहीं किया है, ये 55 साल पुराना विवाद है। इस पर ट्राइब्यूनल बैठ चुके हैं, दो प्रधानमंत्री इस पर फैसला दे चुके हैं। जब पहला फैसला हुआ था तब तीनों जो उस समय दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तीनों कांग्रेस पार्टी के थे। इंदिरा गांधी ने ये फैसला कराया था, जिसपे सहमत दस्तखत किए थे पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने, और तीनों उस समय कांग्रेस के थे। आज तीनों बीजेपी के हैं। तो इसका किसी भी सरकार से कोई संबंध नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने और उसकी संविधान पीठ ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 3 बार जा चुका है, एक ट्राइब्यूनल इस पे बैठ चुका है। उसका सारे के सारे जितने भी इस पर न्यायिक प्रक्रियाएं हुई हैं उच्चतम स्तर पर हो सकती थी वो किया गया है, और हर न्यायिक प्रक्रिया से यही फैसला आया है कि पंजाब का अकेला अधिकार नहीं है इस पानी पे, सतलुज, रवि और ब्यास के पानी पे, इस पे और राज्यों का भी हक है। तो इसके खिलाफ जाना और इस पे आंदोलन करने की धमकी देना, इस पे बहुत हिंसक धमकियां देना, ये असंवैधानिक है, ये अपराध है देश के प्रति। और क्या कोई भी एक प्रदेश अपने को केंद्र से ऊपर और देश से ऊपर कैसे मान सकता है, कानून से ऊपर कैसे मान सकता है? जी, और जिस तरीके से मंशा अगर मैं कहूं राहुल जी, क्योंकि अब तक पंजाब ने, क्योंकि 66 में पहली बार फैसला, उसके बाद 3 बार मध्यस्थता हुई, कई बार कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन जब अभी तक पंजाब की ओर से उस नहर का निर्माण भी नहीं हुआ। ऐसे में शुरुआत से ही मंशा पर मैं कहूं कि पूरी तरीके से थी कि नहीं देना है। पंजाब की भूमिका इस मामले में शुरू से नकारात्मक रही है, और वो लगातार सारे निर्णयों का, लगातार कानून का और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। अब राजनीतिक कारण उसको करने दिया गया। उस बीच सारी पार्टियों, मतलब कांग्रेस की भी सरकारें वहां रह चुकी हैं, बीजेपी भी सरकारों में शामिल रह चुकी है, और सब चूंकि मामला चुनाव का है, चुनाव में सबको जीतना होता है, उसके लिए वो कानून को और संविधान के आदेशों को बिल्कुल धता बताने को तैयार है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे तो फिर किसी भी केवल जनता की मांग को लेकर या जनता की भावनाओं की बात पर तो फिर किसी भी कानून को मारने से कोई भी इनकार कर सकता है। बिल्कुल, ये तो अराजकता हो जाएगी। और राहुल जी, जिस तरीके से मैं पानी, ये कहूंगा अंतिम बात, एक बात मैं कहना चाहता हूं इन सभी पार्टियों से, क्योंकि सभी इसमें शामिल हैं, कि वो सभी इस पर बैठ जाएं और सब लोग मिलकर इस पर राजनीति ना करने का फैसला करें, और पंजाब की जनता को समझाएं कि ये न्याय की बात है कि वो अपने इस पानी का, जो उनका खुद का, उनकी मिल्कियत नहीं है, उनका स्वामित्व नहीं है, इसको बांटने को तैयार हो। राहुल जी का आखिरी सवाल, जिस तरीके से पानी के मसले पर हमने देखा है कि चाहे वो तमिलनाडु या कर्नाटक में मसला हो या फिर अब ये पंजाब और हरियाणा को लेकर, क्या पानी अब ऐसा लगता है कि जो मुद्दा था वो राज्यों से लेकर अब पूरी तरीके से केंद्र के अधीन या फिर कोई और व्यवस्था? क्योंकि जिस तरीके से राजनीति हो रही है, संवैधानिक फैसलों के खिलाफ सरकारें जनहित के नाम पर खड़ी हो जाती हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। और जैसा अभी बात हम लोग कर रहे थे, भविष्य में इसके भविष्य के निहितार्थ और संकेत बहुत भयानक हैं। तो आखिर किसी को तो सबको मानना पड़ेगा ना। अगर हर फैसले में, जहां भी कोई विवाद हो, वहां पर किसी एक के पक्ष में तो फैसला होता है, तो दूसरा पक्ष इस बात को फैसला मानने से इनकार कर दे, इस बात पे कि इससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं या उनके हितों को चोट पहुंचती है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये इससे ज्यादा न्याय विरोधी क्या बात हो सकती है? तो चाहे कोई नई व्यवस्था की जाए, पुरानी व्यवस्था के ही तहत किया जाए, लेकिन जो भी व्यवस्था होगी उसका फैसला तो सबको मानना पड़ेगा, और देखना होगा कि इस फैसले को कैसे अमल में लाया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस बाद दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें।
MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत और जापान के रणनीतिक संबंध आज नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। दोनों देशों ने आज असैन्य परमाणु समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले जापान ने NPT पर हस्ताक्षर न करने वाले किसी भी देश के साथ परमाणु करार नहीं किया है। इस करार के लिए दोनों देशों के बीच 6 साल से बातचीत चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में शुक्रवार को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ शिखर वार्ता की। इसके बाद दोनों देशों ने 10 अहम समझौतों पर दस्तखत किए। इनमें सबसे अहम असैन्य परमाणु समझौता है। इससे भारत को परमाणु ऊर्जा की तकनीक के साथ परमाणु रिएक्टर बनाने में भी मदद मिलेगी। Today's signing of the agreement for cooperation in peaceful use of nuclear energy marks a historic step in our engagement to build a clean energy partnership. 取ることを確保する法的な枠組みであり、NPT を締結していないインドを国際的な不拡散体制に実質的に参加させることにつながります。करीब 2 घंटे तक चली शिखर वार्ता में एशिया प्रशांत में साझी रणनीति के साथ काम करने और सीमा पार आतंकवाद पर चर्चा हुई। एशिया प्रशांत में चीन के दबदबे से जापान परेशान है, जबकि आतंकवाद पर चीन की चुप्पी से पाकिस्तान को बढ़ावा मिल रहा है। We are also united in our resolve to combat the menace of terrorism, especially cross-border terrorism. दोनों प्रधानमंत्रियों ने रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी की समीक्षा की और बहुध्रुवीय एशिया बनाने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। जापान के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग से जापानी औद्योगिक पार्क बनाने का भी भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने जापानी नागरिकों से वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का लाभ उठाने को कहा। वहीं जापानी उद्यमियों से 10 साल के वीजा का लाभ उठाने की अपील की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सबसे खुली अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है। टोक्यो में जापानी कारोबारियों से उन्होंने कहा कि भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री की मुलाकात जापान के सम्राट अकिहितो से भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी कारोबारियों से मुलाकात में आर्थिक सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कम मजदूरी और बड़ा घरेलू बाजार होने से भारत निवेश के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रधानमंत्री ने जापानी कारोबारियों को उनकी चिंताएं दूर करने का भरोसा भी दिया। Creating an enabling environment for business and attracting investments remains my top priority. Stable, predictable, and transparent regulations are redefining the nature of doing business in India. प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से विकसित हो रहा भारत ढांचागत परियोजनाओं पर जोर दे रहा है। इसमें सड़कों और रेल नेटवर्क से लेकर मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जापान की महारत भारत के लिए खासी उपयोगी है। I have long maintained that India needs scale, speed, and skill. Japan has a very important role to play in all three. प्रधानमंत्री की मुलाकात जापान के सम्राट अकिहितो से भी हुई। दोनों नेताओं ने भारत जापान रिश्तों और एशिया के भविष्य पर बात की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिरो मोरी और विदेश मंत्री फुमियो किशिदा ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने सिंधु जल समझौते के तहत किशनगंगा और रत्ने बिजली परियोजनाओं से जुड़े विवाद में विश्व बैंक के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है।
भारत के मुताबिक करार के तहत एक बार में एक ही प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जबकि विश्व बैंक ने एक साथ ही तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने और पंचायत गठित करने का फैसला किया है। भारत ने सिंधु जल समझौते के तहत किशनगंगा और रतले बिजली परियोजनाओं से जुड़ा विवाद सुलझाने के लिए विश्व बैंक के फॉर्मूले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ विवाद सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने की मांग की थी। जवाब में पाकिस्तान ने पंचायत गठित करने को कहा था। विश्व बैंक ने दोनों की मांगे मान ली और पंचायत भी बना दिया। भारत की दलील है कि करार के तहत दोनों प्रक्रियाएं एक साथ शुरू नहीं की जा सकती। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की आपत्तियां तकनीकी हैं। अगर तटस्थ विशेषज्ञ राय देता है कि आपत्तियां दूसरी तरह की भी हैं, तो बाद में पंचायत गठित किया जा सकता था। इसलिए भारत इस फैसले को नहीं मानेगा। उसका मैक्सिमम रोल हो सकती है मध्यस्थ करने के लिए, परंतु जब वो दोनों पार्टीज तैयार होते हैं। पर ये एक तरफा कहें कि नहीं बहुत 1960 में हमने ये किया तो आज हम करेंगे, ये तो मैं भारत सरकार का स्टैंड को पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूँ। विश्व बैंक ने सिंधु जल संधि का मामला सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान से मध्यस्थता पर सहमत होने के लिए भी कहा है। जम्मू कश्मीर में भारत किशनगंगा और रतले में जल विद्युत संयंत्र लगा रहा है। इसे रोकने के लिए पाकिस्तान नए हथकंडे अपना रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में ये समझौता हुआ था। इस करार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने दस्तखत किए थे। समझौते के तहत 6 नदियों का पानी दोनों देशों को मिलता है। इनमें झेलम, रावी, सिंधु, ब्यास, चेनाब और सतलज नदी शामिल है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बैंकों और डाकघरों के बाहर आज भी लंबी लंबी कतारें और अफरा तफरी का आलम रहा। तो एटीएम के बाहर लंबी लाइन, तो कहीं कैश न होने से लोगों को खासी परेशानियां भी उठानी पड़ी। मुंबई में तो एटीएम के बाहर लाइन में ही एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं केरल में भी नोट जमा करने गए एक शख्स की हादसे में मौत हो गई। हालांकि रिजर्व बैंक का कहना है कि नोट बदलने के लिए बैंकों के पास पर्याप्त नोट हैं। एक एटीएम से दूसरे एटीएम तक भटक रहे लोग, कहीं कैश नहीं तो कहीं लंबी लाइन। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के सभी शहरों में एटीएम से पैसे निकालने वाले लोगों की परेशानी एक जैसी है। एटीएम से पैसे नहीं निकलने का असर बैंकों और पोस्ट ऑफिस के बाहर भी दिखा। नोट बदलने और नए नोट निकलवाने वालों की लंबी कतारें बैंकों और पोस्ट ऑफिसों के बाहर भी लगी रहीं। बैंक में आए हुए हैं अपनी करेंसी चेंज कराने के लिए, 2 घंटे हो गए खड़े खड़े लाइन में। अभी तक बैंक का स्टाफ कोई नहीं आया यहाँ पर। पता नहीं अभी कितना वक्त और लगता है यहाँ पर जो है। यहाँ करेंसी भी चेंज करानी है क्योंकि घर चलाना है। कैश विड्रॉ नहीं हो रहा है, दिक्कत तो बहुत हो रहा है, जैसे डेली लाइफ का दिक्कत हो रहा है। लंबी लाइनों ने तो फिजी से घूमने आई विदेशी सैलानी रशीदा के भी आंसू निकाल दिए। ATMs are not working. We don't have cash and it's very hard for us. इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी नोट बदलने के लिए SBI के संसद मार्ग ब्रांच पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे सब गरीब लोग दिख रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार इनके लिए चलनी चाहिए, 15-20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना, इनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े। भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु में भी लंबी लाइनों से बचने के लिए शुक्रवार सुबह से ही लोग एटीएम पहुंचने लगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को मायूस होना पड़ा। हम यहाँ से 2 किलोमीटर की रेंज में सारे एटीएम है वो घूम के आ गए हैं। अभी तक हमको कोई भी एटीएम खुला हुआ नहीं मिला है। इस बीच छोटे नोट की कमी का सामना कर रहे रेलवे ने टिकट रद्द कराने पर कैश वापसी पर रोक लगा दी है और टिकट जमा करने की रसीद जारी कर रहा है। साथ ही 10,000 या उससे ज्यादा का रिफंड भी उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार के इस फैसले से काले धन पर लगाम लगेगी, लेकिन जनता को इस तरह परेशान होते देख अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बैंकों के दावे झूठे थे या सरकार ने बिना किसी ठोस तैयारी के ही ये फैसला ले लिया। कैमरा पर्सन नारायण के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में नियुक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से भेजे गए 77 जजों के नाम में से 43 को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि इनमें से 34 नामों को मंजूरी दी गई है। केंद्र ने यह भी कहा कि अब उनके पास जजों की नियुक्ति से जुड़ी कोई भी फाइल लंबित नहीं। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि केंद्र ने अगस्त में ही
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का नया मसौदा भेजा था, लेकिन अब तक सरकार को कोई जवाब नहीं मिला है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की 15 नवंबर को बैठक होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियों में विलंब के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजा है। अदालत ने ये नोटिस सौम्या हत्याकांड मामले में काटजू की तरफ से जजों की आलोचना किए जाने के बाद जारी हुआ। जस्टिस काटजू ने फेसबुक ब्लॉग में इस फैसले के लिए जजों की आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा कि जस्टिस काटजू का जस्टिस गोगोई पर दिया बयान 3 जजों की बेंच पर सीधा हमला है, जिसमें फैसले की नहीं बल्कि जजों की आलोचना की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अपने ही किसी पूर्व जज को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को प्रवेश कर लगाने का अधिकार है और ये मुक्त व्यापार के अधिकार का उल्लंघन नहीं। 9 जजों की संविधान पीठ ने दूसरे राज्यों से आने वाले सामान पर प्रवेश कर से जुड़े राज्यों के कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। पीठ ने 7-2 के बहुमत से कहा कि राज्यों के कानून को संविधान के अनुच्छेद 304B के तहत राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत नहीं है। अदालत के मुताबिक राज्य सरकारें दूसरे राज्यों से आने वाली वस्तुओं पर कर लगाने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। कई राज्यों में ये टैक्स लगाया गया है और व्यापारियों ने इस टैक्स को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि राज्यों ने जो एंट्री टैक्स लगाया वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2.5% तक लुढ़क गए। ये सेंसेक्स और निफ्टी का बीते 4.5 महीने का निचला स्तर है। बीएसई का 30 शेयरों का सेंसेक्स 699 अंक की गिरावट के साथ 26,819 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 229 अंक की कमी के साथ 8,296 पर बंद हुआ। शेयर बाजार पर रुपए की कमजोरी का असर रहा। अमेरिकी डॉलर में मजबूती से रुपया 3 महीने के निचले स्तर पर आया। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में रुपया 62 पैसे की गिरावट के साथ 67 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ। केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम ने आज दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय दिवस मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। कैबिनेट सचिव ने कहा कि केंद्रीय सचिवालय के अधिकारी नियमों और प्रक्रियाओं से भली भांति वाकिफ हैं। वर्तमान में सेंट्रल सेक्रेटरीट में करीब 12,000 कर्मचारी काम करते हैं। विभागीय मुद्दों को उठाने के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम की स्थापना 1990 में की गई थी। CSS ऑफिसर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज है भारत सरकार में और एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सीनियर मैनेजमेंट को। और जितनी जानकारी यहाँ के प्रोसीजर्स के बारे में, भारत सरकार के प्रोसीजर्स के बारे में या भारत सरकार के नियमों के बारे में जितनी CSS ऑफिसर्स को होती है उतनी शायद और लोगों को नहीं होती। राजकोट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने 4 विकेट पर 319 रन बना लिए। टीम इंडिया अब भी पहली पारी में इंग्लैंड से 218 रन पीछे है। खेल खत्म होने तक कप्तान विराट कोहली 26 रन बनाकर क्रीज पर थे। अमित मिश्रा के आउट होते ही दिन का खेल खत्म कर दिया गया। इससे पहले कल के स्कोर बिना विकेट के 63 रन से आगे खेलने उतरी टीम इंडिया को 68 रन पर पहला झटका लगा और सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर 29 रन पर आउट हुए। इसके बाद मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा ने छक्की पारी खेलते हुए 209 रन की साझेदारी की। मुरली विजय ने 126 रन बनाए जबकि चेतेश्वर पुजारा ने 124 रनों का योगदान दिया। देश के पहले शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज जयंती है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। उनके शिक्षा मंत्री रहते 1951 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद खड़गपुर की स्थापना हुई और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से देश में आईटी का विकास भी हुआ। तो खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। उनके सिद्धांतों को याद करके मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली में उनके जीवन पर बनाई गई एक फिल्म आशिक़े वतन मौलाना आज़ाद दिखाई गई। इस फिल्म का मकसद लोगों को मौलाना आज़ाद के विचारों और सिद्धांतों से रूबरू कराना है। और माफ कीजिएगा चक्रवर्ती साहब, मुझे भी इस मिट्टी से बेपनाह मोहब्बत है और अपने वतन की सैकड़ों साल पुरानी मुआशरत पर फख्र है।
बिना शिक्षा के तो हम आगे प्रगति कर ही नहीं सकते। आज का दिवस मौलाना आज़ाद की फिल्म दिखा के हम मना रहे हैं और इस पे कम से कम 1-1.5 साल की रिसर्च है, इससे प्रेरणा ले सकें। मौलाना आज़ाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे देश के और एक बहुत ही देश के वफादार सिपाही। महात्मा गांधी की तरह मौलाना आज़ाद भी भारत की एकता में विश्वास रखते थे। वे आज़ादी के बाद भी भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। मौलाना आज़ाद का कहना था कि अगर मजहब पर पाकिस्तान बनाया जाएगा तो वो असफल रहेगा। पाकिस्तान की जो मांग है वो सियासी मांग है, जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। और ये भी तो गौर करने की बात है कि अगर ये मांग इस्लाम के नाम पे की जा रही है तो क्या इस्लामी निजाम में इसकी इजाजत है या नहीं। कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम सिपाही मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। आज़ादी के बाद वो सांसद चुने गए और देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। 22 फरवरी 1998 को उनका इंतकाल हो गया। बाद में मरणोपरांत 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।